All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Chitraksh. Good morning, Pratik. Hi, Vartik. Good morning, Harsh. देखो मेरा अलार्म नहीं बजा तो मैं अभी ऑलमोस्ट नींदों में हूँ. मुझे 2-3 मिनट लगेंगे टू गेट माई सेल्फ अवेक. जब तक तुम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी जो अपन ने पढ़ा था. बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तब तक. मैं अभी लिंक भेज देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला. All right. I think most of the students have joined in now. हाँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? बहुत सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सिंग वर्ड सुन के ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए.
यू शुड रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम रहेगा वो सबका ऐड करके आएगा, जो भी वॉल्यूम्स हैं एटलीस्ट, राइट। तो यहाँ पर 100, 150 और 750, राइट, इन तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा विच इज 1 लीटर। एंड कॉन्सेंट्रेशन में न्यूमरेटर निकालना है, न्यूमरेटर इज मोल्स ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ पर देखना है हर एक में से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। नाउ जब ये न्यूमरेटर निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसमें कपल ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। व्हाट आर दोस केयरलेस मिस्टेक्स दैट हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबस्क्रिप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर NaCl से कितना क्लोरीन आएगा, तो उसके लिए मैं NaCl के मोल्स निकालूंगा और उनको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक NaCl में एक क्लोरीन ही था। वैसे MgCl2 के मोल्स में निकालूंगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, बिकॉज एक MgCl2 में 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। FeCl3 में आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, जितने भी मोल्स FeCl3 के आएंगे। तो वो एक्सरसाइज में करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये 1 यहाँ पे बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल है, 2 यहाँ पर बिकॉज दो क्लोरीन के एटम्स है, ठीक है। FeCl3 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। KCl में 1 ही मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, ये सब्सक्रिप्ट को ध्यान देने के अलावा यूनिट्स का भी ध्यान देना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक अ एरर, ठीक है। आप नोटिस करना कहाँ पे वो एरर हुआ। तो मोल्स इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी 0.2 है और वॉल्यूम 0.1 लीटर है। तो यहाँ पे मोल्स इनटू मोलारिटी से मोल्स आ गए, मोल्स इनटू मोलारिटी से मोल्स आ गए। MgCl2 में भी यही करा, मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। फिर यहाँ पे FeCl3 है, उसके मिली मोल्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिली मोल्स दिए हैं, तो हम इन केसेस में तो हमने मोल्स निकाले, तो अगर यहाँ मिली मोल्स दिए हैं तो फिर उसको भी मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कांट लेट इट बी इन मिली मोल्स ओनली। तो मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए लाइक मिली मोल्स दिए हुए हैं 10, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 10 की पावर -3, राइट। आई होप ये समझ में आया आपको। सिमिलरली यहाँ पर जो KCl के बारे में बात किया हुआ है, KCl का अमाउंट दिया हुआ है 0.745 ग्राम्स, ठीक है। तो इससे इसके मोल्स निकालेंगे, डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, एंड देन वी ऐड देम अप टू गेट द आंसर, ठीक है। समटाइम्स व्हाट आई हैव आल्सो सीन इज स्टूडेंट्स नॉट प्रेफरिंग ए डेसिमल कैलकुलेशंस, तो वो मिली मोल्स में कर देते हैं, ठीक है, रादर देन यहाँ पर मोल्स एंड वॉल्यूम इन लीटर। वो बोलेंगे सर वॉल्यूम इन ml रहने देते हैं, और ऊपर जो है वो मिली मोल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 100, 100 वॉल्यूम था ना इसका ml में, तो 0.2 इंटू 100 20 मिली मोल हो गया, ठीक है। 0.1 इंटू 150 इंटू 2, राइट, तो इसका 30 मिली मोल हो गया। ये 10 मिली मोल दिया हुआ था, तो 10 इंटू 3 30 और आ गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये 10 मिली मोल्स और मिल रहे हैं, तो टोटल 90 मिली मोल हो जाएंगे इफ यू वांट टू डू कैलकुलेशन इन मिली मोल्स, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे गड़बड़ करी चित्राक्ष, बताओ तुमने कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक हुआ तुम्हारा? तो वो एडिशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई। तुम बताओ प्रणव, तुम्हारा तो आंसर ही एकदम अलग है, कहाँ पे गड़बड़ करी तुमने? सर आप एक बार क्वेश्चन पे जा सकते हैं?
Sir, ऑलराइट, समझ में आया देन कैसे करना था ये? ठीक है, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसको यूज करके हम लोग स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस भी देखते हैं। स्टोइशियोमेट्री में हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं और रिएक्शंस के अमाउंट, इसके पहले आप नोटिस कर रहे थे हम लोग रिएक्शन में जो अमाउंट्स थे वो कैसे बात करते थे, कभी मास में। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सॉरी यार, वो अगेन ईयरफोन्स लगा रहेगा। हाँ बोलो नैन वापस। सर यहाँ ऊपर हर एक चीज का वॉल्यूम नहीं दिया गया है, सो वी हैव टू टेक जिसका गिवन है ओनली दैट, और somehow we have to find of 10 millimoles of FeCl3 and all also. दोबारा बोलो। So here the volume is given like in ml only for NaCl, MgCl2 and water. So do we have to find the volume for FeCl3 and KCl also? नहीं, दोबारा वापस से बोलो। So here the volume is given only for NaCl solution, MgCl2 and अभी तुमने सही बोला ना, NaCl सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, okay. ठीक है। MgCl2 सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो दीज आर लाइक सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस, 100 ml 150 ml, ठीक है। इसके बारे में क्या दिया है, 10 मिलीमोल्स ऑफ FeCl3। तो FeCl3 क्या होगा, ये तो कहीं से मतलब सॉल्ट आएगा सॉलिड फॉर्म में, Okay. 0.745 ग्राम, ये भी सॉल्ट ही है सॉलिड फॉर्म में, चुटकी भर डाला उसमें पानी में, तो उससे वॉल्यूम चेंज थोड़ा ना होता है, मतलब होता है बट नेग्लिजिबल होता है। Okay. Yeah. Thank you. तो यहाँ पे वाटर का क्यों ऐड करें, क्योंकि सीएल तो वाटर में होता नहीं है ना, मोल्स कैसे डाइल्यूट करने में कर दिया, डाइल्यूट करने के लिए बस कर सकते हैं ना। उससे डिनोमिनेटर में फर्क पड़ा, न्यूमरेटर में नहीं फर्क पड़ा, तो वो सिर्फ डाइल्यूशन करने में काम आ रहा है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ऑलराइट, सो हाँ, गार्गी एंड खुश, आपका आंसर करेक्ट है। बाकी लोगों का रिएक्शन तो लिखनी आती है सबको?
नहीं देखो प्रियल, आपने कहाँ पर एक एरर करा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करना है मतलब इनका कंप्लीट रिएक्शन हो जाना है HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये इनके बीच का कंप्लीट रिएक्शन हो गया। फिर इनके बारे में डेटा जो दिया हुआ है वो ऐसे मोलारिटी और वॉल्यूम का दिया हुआ है, तो ठीक है, हम ये मोलारिटी और वॉल्यूम का डेटा यूज करेंगे सो टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। राइट, क्या रिलेशनशिप रहेगा इनके बीच में? लाइक कोफिशिएंट से 2:1 है, तो इसके मोल्स 0.1 इंटू वी और इसके मोल्स 0.2 इंटू 0.2, और उससे वी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सिंपल था काफी। हाँ। कहाँ पे गड़बड़ करी तुमने? तो मैंने बैलेंस नहीं किया, इक्वेशन 1:1 का रेशियो नहीं है। तो मतलब दिस इज लाइक अ कार्डिनल सिन इन concept. You start with a reaction and balance it, and then like this is even step 0, step 1 भी नहीं बोलना चाहिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराते हैं, 1 मिनट। सर यहाँ आपको मोल्स ऑफ HCl कैसे आया है 0.1 भी? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके ना। ओके। ठीक है, alright. ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई। इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो हम्म इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, मतलब मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया। मैं एक बार बोलूँ आपको प्लीज? बोलो बोलो। सर, तो मोलारिटी ऑफ BaOH ट्वाइस दिया था और इसका वॉल्यूम लीटर में निकाला 0.2, और फिर उससे मोल्स आया। हाँ और फिर मैंने रिएक्शन लेके कोएफिशिएंट्स और मोल का एनालिसिस करके मोल्स ऑफ HCl निकाला, और फिर उसको डिवाइड बाय मोलारिटी करके वॉल्यूम। हाँ, मतलब सो आप ये कहना चाह रहे हो द वे इन विच यू प्रोग्रेस्ड इज लाइक यहाँ से यहाँ, मतलब आप यहाँ से पहले यहाँ आए फिर यहाँ गए। सॉरी, उल्टा मतलब यहाँ से पहले यहाँ आए फिर यहाँ गए। हाँ सर। समझ सकते हैं?
हाँ, कैल्शियम ऑक्जेलेट आप लिख पाओगे ना, वैलेंसी देख देख के। कैल्शियम का 2+ होता है, ऑक्जेलेट आयन C2O4 2-, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट दिया है दैट कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होगा वो सॉलिड होगा, मतलब इट विल नॉट डिसॉल्व इजीली, प्रेसिपिटेट होके बाहर हो जाएगा सोल्यूशन के। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रिएक्शन लिख पाए सब। हाँ, आर्य आपके आंसर करेक्ट है। हाँ राइट हृदय, आपके भी आंसर्स करेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख पाए। हाँ नहीं चित्राक्ष, आपने एक ऑप्शन गड़बड़ कर दिया। हाँ, गार्गी आपका करेक्ट है। सो आई होप ये रिएक्शन अपन लिख पा रहे हैं अभी। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस सोडियम ऑक्जेलेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्जेलेट। हमको ये हिंट मिल रहा है ना क्वेश्चन में, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बना दिया अपन ने, और फिर बचे हुए से सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाँ राइट वार्तिक, तो कैल्शियम नाइट्रेट का वॉल्यूम और मोलारिटी दिया हुआ है, और सोडियम ऑक्जेलेट का वॉल्यूम एंड मोलारिटी दिया हुआ है। ठीक है, इनसे मैं इनका मिलीमोल निकाल लेता हूँ। ठीक है, रादर देन अब डेसिमल में खूब ज्यादा करूँ मैं, लाइक 0.006, लाइक उतना डेसिमल में जाने की जगह आई कैन से कि चलो मिलीमोल्स में एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ राइट प्रियल, तो मिलीमोल्स में इसके 6 मिलीमोल्स आए, इसके 3 मिलीमोल्स आए, राइट। तो बेस्ड अपॉन द कोएफिशिएंट्स वी कैन से दैट सोडियम ऑक्जेलेट लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, राइट। तो सोडियम लिमिट ऑक्जेलेट लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेस रहेगा, है ना। फिर उसके बाद में हमने इनका एनालिसिस कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, उसके हिसाब से बाकी का कंजम्पशन और प्रोडक्शन होगा। तो ये हमने देख लिया, लिमिटिंग रिएजेंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली, लर्निंग 1, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, दैट ये सॉलिड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, क्या नया है यहाँ पर आप नोटिस करना, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट होगा, तो यहाँ पर अपन ने निकाला 3 मिलीमोल्स, राइट। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कैल्शियम 2+ के बारे में पूछा जा रहा है, सोल्यूशन में कितना रहेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में द थिंग इज, यहाँ पे नोटिस करना, कैल्शियम जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला, वो तो प्रेसिपिटेट हो गया, तो वो तो डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम लोग उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कैल्शियम आप देख रहे हो ना, एक तो कैल्शियम ऑक्जेलेट में प्रेजेंट है, और जो बचा हुआ कैल्शियम नाइट्रेट था उसमें प्रेजेंट है, बट कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला जो कैल्शियम है उसको काउंट नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, वो सोल्यूशन से अलग हो चुका है। ओनली डिसॉल्व्ड सब्सटेंस के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करी जाती है। तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट वाला ही हम लोग लेंगे, कितना बच रहा है यहाँ पर 3 मिलीमोल। ठीक है, तो इतना मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि इतना मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ बचेगा। ठीक है, 3 मिलीमोल्स बचेगा। अब ये नहीं पूछा कितना मिलीमोल्स बचेगा, पूछा कितना मोलारिटी है। तो यहाँ पर अगेन आपने जब ये मिक्सिंग वर्ड पढ़ा या एडेड वर्ड पढ़ा, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना। मिलीमोल्स आपने निकाल लिए 3 हैं, बट वॉल्यूम कितना हो गया, 10 + 50 150 हो गया ना, तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.02 मोलर, रादर देन जो कि क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.03। ठीक है, समझ में आई
बी ऑप्शन कैसे एनालाइज करा? यस सर। So I didn't understand the balancing of the reaction, as in how do we get like Ca2 plus ions in excess? मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है ना, लिमिटिंग So और एक्सेस रिएजेंट। I did like Na2NaNO3 will be formed, and the balancing of Ca is 2 and C2O4 is also 2, so they'll also combine to form a compound. हाँ तो वो हुआ ना ये कैल्शियम ऑक्सलेट। So then where is the excess amount of material? ये है ना, बच गया ना। So पर वो यूज नहीं हुआ। हाँ वो मतलब एक्सेस का मतलब यही रहा ना, मतलब आप जो लिमिटिंग रिएजेंट का अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें यही तो होता था कि लेट्स से दो रिएक्टेंट है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा एक्सेस कहलाएगा, मतलब लिमिटिंग कंज्यूम होगा और एक्सेस उसके हिसाब से कंज्यूम होगा, बाकी बच जाएगा। उसका एक्सेस, एक्सेस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग यही तो होता है ना, जो जरूरत से ज्यादा है, बच गया। So but in this reaction aren't all products like all reactants being utilized? आर बीइंग यूटिलाइज ना, बट 6 में से 3 मिलीमोल ही यूटिलाइज हुआ ना। Oh, right, yes sir, 6 millimoles, got it sir. स्टार्टिंग में आपने कैलकुलेट करा ना, इसका 6 मिलीमोल था, हाँ sir. तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से 3 कंज्यूम हुआ तो 3 बचेगा ना। Yes sir, got it. और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो ये जो मोलारिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक तो अपने आप में स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है कि आपको सॉल्यूशंस के बारे में मोलारिटी दी जाएगी, पूछी जाएगी, उनको डाइल्यूट कर देंगे, उनको मिक्स कर देंगे, लाइक उनके साथ में कुछ कुछ चीज़ें करेंगे तो आपको मोलारिटी के बारे में बताना होगा, राइट। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाया और बोला कि रिएक्शन कराते हैं, लाइक एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है, उनको मिलाएंगे और उनको रिएक्ट कराएंगे, राइट। और उनका जो डेटा दिया है वो मोलारिटी और वॉल्यूम में दिया होगा, तो आपको फिर एनालाइज करना है मिलीमोल्स में या मोल्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है ये नेचर कैसा है इन क्वेश्चंस का? ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट हम लोग मोलारिटी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऑल्दो इस चैप्टर में खास कुछ यूज होगा नहीं, देयर इज अनदर चैप्टर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें ये काम आएगा, बट मैं पढ़ा यहीं पे देता हूँ। मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? प्योर सब्सटेंस मतलब लाइक देयर इज जस्ट द सब्सटेंस इटसेल्फ, उसमें कुछ मिक्स वगैरह नहीं करा है, कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं बना है, तब भी हम लोग मोलारिटी का डिस्कशन कर लेते हैं। किस तरीके से, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल नोटिस करना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, और उसका डेंसिटी मैंने आपको दे दिया 1 ग्राम पर ml। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्योर वाटर पे भी मोलारिटी का डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, मोलारिटी में मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें सोल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, बिकॉज प्योर सब्सटेंस यही है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट्स टेक V लीटर ऑफ H2। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया आपका। अब इतने अमाउंट के अंदर कितना मोल्स ऑफ H2 आ रहा है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं कैसे वर्क करूंगा, वॉल्यूम से पहले मास निकालूंगा, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो है लीटर में था 1 लीटर, तो ये 1000 V ml हो गया और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो उससे मेरा मास आ गया 1000 V ग्राम्स। उससे मेरे मोल्स आ जाएंगे 1000 V अपॉन 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है ना H2O का। अब मैं मोलारिटी लिख देता हूँ, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो मोल्स 1000 V अपॉन 18 और अपॉन वॉल्यूम V है तो V कैंसिल आउट हो गया, 1000/18 मेरा प्योर वाटर का मोलारिटी आया। ठीक है,
ये एग्जाम्पल समझ में आया मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस का? ठीक है, प्योर सब्सटेंस है, कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं है, जस्ट एक ही सब्सटेंस है, वही सल्यूट है, वही सॉल्वेंट है, राइट? उसी को हम लोग यूज करके मोलारिटी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, ऑन द सेम लाइंस अप्रोच करना। ठीक है, रेप्लिकेट द थॉट प्रोसेस, इसका आंसर दो। डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ प्योर फॉर्मिक एसिड जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.42 ग्राम पर ml। ठीक है, सो यस 1420 अपॉन 46, राइट, करेक्ट है। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सबने निकाल लिया इजीली। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखते हैं हम लोग, which is called as molality. Sir, हाँ in बोलिए। molarity, do we have to take volume as V only? मतलब सीधा 1000 नहीं ले सकते क्या? हाँ 1 लीटर भी ले सकते थे, V कैंसिल आउट हो गया ना, तो V अब आप, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कैंसिल होते हुए, तो अब आप V को कुछ वैल्यू भी मान लो तो इट डजंट मैटर ना। Yes, sir. ठीक है, alright, let's look at the next concentration term, another concentration term called as molality. ठीक है, sounds quite similar to molarity, like you can say उसका तोतला भाई है ये molality. How is it defined? It is defined as molality of a solute in a solvent is equal to moles of solute upon mass of solvent in kg. ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सल्यूट है, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, सोल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल,
MOLAL represented by small m symbol. जैसे इसके पहले मोलारिटी जो था वो मोलर यूनिट से लिखा जाता था with a capital M symbol. This is molal with a small m symbol. ठीक है. One of the reasons why this another concentration term like this is defined is because it is not temperature sensitive. ठीक है. मोलारिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेगा इन फ्यूचर. आप देखोगे, नोटिस करोगे. However, there is one small tiny problem associated with molarity. क्योंकि मोलारिटी में क्या आता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट. और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, जो सोल्यूशंस होते हैं वो लाइक थर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन शो कर सकते हैं ना. लिक्विड्स जो होते हैं वो लिक्विड, सॉलिड, गैस, खैर सभी होते हैं. दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर. उनका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है. तो कहीं पर जब थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी होती हैं कुछ केसेस में, आप देखोगे फ्यूचर में एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग नोटिस करेंगे कि टेम्परेचर चेंजेस अलग अलग ऑब्जर्व हो रहे हैं और हमें वॉल्यूम का ध्यान में रखना है. तो इन दैट केस हम लोग मोलारिटी की जगह ये मोलालिटी वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं. मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब टेम्परेचर चेंज करने से ना तो मोल्स चेंज होते हैं ना मास चेंज होता है. तो दिस बिकम्स अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. ठीक है, विच इज हेल्पफुल इन डूइंग एक्यूरेट कैलकुलेशंस इन सर्टेन स्पेसिफिक यूज केसेस. ठीक है, जहां पर हमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को अकाउंट में लेना होता है और सेंसिटिव कैलकुलेशंस करनी होती है. ठीक है. So हाँ, again here if you millimoles upon mass in grams, that will be correct, right? करेक्ट, दैट विल बी ओके. अच्छा, यहाँ पर एज आई pointed out, denominator is not mass of solution, it is mass of solvent. And you know the relationship between them, mass of solution will be equal to mass of solute plus mass of solvent. ठीक है, चलो इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद में एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लो. ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. So here in the note, it means that mass of solution, which we were as in solution, we were finding volume in the previous molarity. So that was volume of solute plus volume of solvent. So here it's only solvent. So we won't use for solution, right? Okay, thank you. राइट. सो यहाँ पे आपने नोटिस किया, क्वेश्चन पढ़ा, 225 ग्राम aqueous solution है which contains 5 ग्राम यूरिया. राइट, और आपसे पूछा जा रहा है मोलालिटी बता दो. मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी.
तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सबसे पहले न्यूमरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूमरेटर मोल्स कैसे निकलेगा, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके। तो न्यूमरेटर तो सॉर्ट हो गया, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ना 5/60। अब डिनोमिनेटर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूं मैं, सोल्यूशन का और सोल्यूट का मास दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 220 ग्राम्स, केजी में इट विल बी 0.22, राइट। तो मेरा आंसर मोलालिटी का आ जाएगा, राइट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फाइव बाई 60 अपॉन 0.22। Is this clear with everyone? कैसे निकाला, ठीक है, fairly easy concentration term। However, इस concentration term को जब हम इंटर कन्वर्ट करवाएंगे दूसरे concentration terms में, तब you will understand थोड़ा सा चैलेंज क्या आएगा, ठीक है। अभी के लिए तो सिंपल ही था, मोलालिटी का डेफिनेशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखना, एक और कहलाता है मोल फ्रैक्शन। इसको ऐसे स्मॉल x के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मोल फ्रैक्शन इज समथिंग व्हिच आई थिंक इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हो। मोल फ्रैक्शन का एक सबसे बेसिक सिंपल डेफिनेशन कैसा हो जाएगा, मान लो आपके सामने कोई मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है, मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, एक सोल्यूशन भी हो सकता है, या फिर गैसेस को मिक्स कर दिया, राइट, या फिर कोई अलॉय बना दिया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को मिक्स कर दिया। किसी भी मिक्सचर के लिए हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन द मिक्सचर is equal to moles of that component upon sum of the moles of all the components, ठीक है। यहाँ पर मैं इनफैक्ट इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसका लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पर नीचे, सम ऑफ moles of all the components in the mixture, ठीक है। जैसे, अच्छा मैंने एक्चुअली सॉरी नीचे वही लिखा भी हुआ है ठीक है, माय बैड, सीधे यही वाला यूज कर लेते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल है एयर, ठीक है, एयर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, से यहाँ पर हम लोग मान रहे N2 एंड O2 का मिक्सचर है, राइट। अगर आपको दिया हुआ है कि N2 के मोल्स हैं NN2 एंड O2 के मोल्स हैं NO2, राइट, या फिर लेट्स से मास के टर्म्स में डेटा दे दिया कि एयर कंटेन्स M(N2) grams of N2 and M(O2) grams of O2, तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे किसी भी कंपोनेंट का, लेट्स से N2 का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ N2 अपॉन सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर देयर, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ O2। अगर मास के टर्म्स में लिखना होगा तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स आ जाएगा, राइट। तो ये न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ N2 अपॉन डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ O2, राइट। समझ में आया एग्जांपल? Sir, is mole fraction also a temperature independent term? Yeah, mole fraction is also temperature independent term. Correct. Yes, got it, sir. Thank you. ठीक है। अब अगर मेरा मान लो कोई यहाँ पर आप एक सिंपल रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और O2 के बीच में, दैट दोनों का सम 1 होगा। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, sum of mole fractions of all the components is going to be equal to 1 only. Yes.
ठीक है, तो अगर लेट से कोई बाइनरी सोल्यूशन है अपना, तो उसमें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ठीक है, ये सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग एकदम बेसिक। ठीक है, अब मान लो ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो अपन ने करा था, ठीक है, इसमें आप मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉरी वाटर या यूरिया, दोनों में से कोई सा भी एक निकाल के दिखा दो। लेट्स से इफ आई टेक दैट क्वेश्चन अगेन, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी की जगह मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। बताओ जरा क्या रहेगा आंसर। आंसर आ गया। मतलब यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन रिपोर्ट करना है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया will be equal to moles of urea upon moles of urea plus moles of water, right? aqueous लिखा हुआ है मतलब सॉल्वेंट वाटर हो गया ना, ये तो आपको रीड करना आना चाहिए था, है ना। आई थिंक आपके लिए लर्निंग है। aqueous मतलब सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। aqueous मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, राइट। अब अपन ने यहाँ ऊपर देखा था
ये इसका मास 5 ग्राम दिया हुआ है तो इसके मोल्स कितने हो गए 5/60 और वाटर का मास कितना हो गया 220 ग्राम्स हुआ ना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था ना कि कैसे मास ऑफ वाटर निकाला और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है राइट। तो इसको आपने सॉल्व करा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो थोड़ा सा इसमें मोल फ्रैक्शन यूज करा है बट इट इज मोर लाइक अ स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन एंड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। See if you are able to map those concepts and come up with a solution. Sir, हाँ बोलो। यहाँ ये for a solution binary है उसमें can you explain that क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो wrong क्यों है क्योंकि you said it's moles of solute upon solvent, right? नहीं, moles of solute upon sum of Moles of moles of all the components ना। yeah. So why will what you've written be wrong there? मतलब यहाँ अच्छा so what I would want to say is like don't use the term moles of solution. अच्छा, okay. Okay, that term kind of creates a confusion because you start thinking about कि sir moles of solution जो होगा तो आप सर moles of solution को ऐसे mass of solution upon molecular weight of solution लिख सकते हो और फिर आप contemplate करोगे कि molecular weight of solution क्या होता है, right? So because students tend to get into that direction, so I ask them to avoid thinking of writing the entire thing as moles of solution. You just keep two things separate. One is solute, one other is solvent. पर उसका मतलब वही है ना, मतलब moles of solution, moles of solvent.
सम ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स हो गया बस वो, ठीक है। ऑलराइट, सो कैसा आ रहा है इसमें? आप लोगों ने कुछ अटेम्प्ट लिया, हाउएवर कैसे हम लोगों को करना होता है इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। N2 and H2 are mixed in 14:3 mass ratio and then अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, N2 plus H2 से अमोनिया बन रहा है। बोला जा रहा है कि किसी सर्टेन टाइम पर 40% मोल फ्रैक्शन था अमोनिया का, लाइक 0.4 मोल फ्रैक्शन था अमोनिया का, और उसी टाइम पे पूछा है कि N2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा इन द मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर बोला जा रहा है N2, H2 और अमोनिया तीनों का है। तो यहाँ पर वी अंडरस्टैंड, इससे हमें हिंट मिल गया कि ये जो सर्टेन टाइम है ये कंप्लीशन का टाइम नहीं है, मतलब पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स नहीं रिएक्ट हो रहे होंगे, लाइक देयर विल बी सम इनकम्प्लीट केस ऑफ रिएक्शन, कि थोड़ा अमोनिया प्रोड्यूस हो गया और बाकी थोड़े रिएक्टेंट्स बच गए, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इस चीज को अकाउंट में लेते हुए अपना एक जो कंसिस्टेंट सा मेथड था, सिंपल सा, फॉलो करते हैं। सबसे पहले वी राइट अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। देन व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी डू? After writing the balanced reaction, Initial moles of the reactants. right? We compute मास दिया हुआ है। अब मास जो दिया हुआ है, आप चाहिए तो उसमें वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, और यू कुड हैव टेकन लाइक 14 ग्राम्स 3 ग्राम्स, ठीक है, या फिर 28 ग्राम 6 ग्राम्स, ठीक है। आप वैल्यू भी यहाँ पर अज्यूम कर सकते थे। वैल्यू क्यों अज्यूम कर सकते थे? बिकॉज कोई हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने चलो वैल्यू नहीं लिया इस बार, वेरिएबल ही ले लिया। इसका मास ले लिया 28 ग्राम्स और इसका मास ले लिया 6 ग्राम्स, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। तो उससे मोल्स निकाल लिए, स्टेप 2 यही होता है, राइट। तो इनके मोल्स हमने निकाले, इसका A मोल्स आया और इसका 3A मोल्स आया। N2 का A मोल्स आया और H2 का 3A मोल्स आया, और फिर चेक कर लिया
कि केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है, तो मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट चेक करें तो बराबर आ रहे थे, मतलब नॉट अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, फिर व्हाट इज इट दैट वी डू आफ्टर दिस, हम लोग मोल्स के टर्म्स में एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। तो मोल्स के टर्म्स में हमने एनालिसिस करना शुरू करा। ठीक है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, नॉट अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, रेशियो मैंने ऐसे यहाँ पे चेक कर लिया, ऑल्दो मेरे को अलग से ऊपर लिख लेना चाहिए था, बट ठीक है, वो अब आप समझ गए हो कि कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद मैंने मोल्स का एनालिसिस शुरू करा। ठीक है, मोल्स का एनालिसिस कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार इसको या तो फिर अलग से ही लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, इसको लिख देते हैं मोल्स, और ये रेशियो हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सम स्टूडेंट्स लाइक दे स्टिल हैव दैट कंफ्यूजन, वो यहाँ पर डिवाइड बाय 6 करने लग जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो H2 का 2 ही रहेगा ना, उसका कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, देन यहाँ पर आपका स्टेप 3 आप बोल दोगे मोल्स का एनालिसिस रहेगा। सो N2 plus 3H2 is giving 2NH3, right? And how many moles are we starting with? इसके A moles और इसके 3A moles, right? अब इसके बाद में भी रियलाइज, जैसे मैंने ऊपर बताया था, केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि जो लिमिटिंग रिएजेंट, अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट तो एक्चुअली कोई केस ही नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट का, तो किसी के भी हिसाब से लिख लो, N2 के हिसाब से लिख लो कि H2 के हिसाब से लिख लो, सेम ही एनालिसिस रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर N2 plus 3H2 giving 2NH3। अब x मोल्स N2 के रिएक्ट हो रहे हैं तो 3x मोल्स H2 के रिएक्ट होंगे, राइट, और 2x मोल्स अमोनिया के रिड्यूस होंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो कितना बच जाएगा, ये a माइनस 3x, 3a माइनस 3x और ये 2x बन जाएगा। अब इतना मैंने, मेरा जो कंसिस्टेंट तरीका था वो मैंने फॉलो करा और इनका एनालिसिस कर लिया। नाउ मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, एक a क्रिएट कर लिया है और एक x क्रिएट कर लिया है। इज देयर समथिंग इन द क्वेश्चन दैट आई कैन यूज टू राइट एन इक्वेशन? अभी कुछ बचा हुआ है क्वेश्चन में यूज करना? सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया 0.4 है, तो ठीक है, यानी कि ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन में, ये जो एंड का सिचुएशन बोला जा रहा है, इस सिचुएशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया 40% है, यानी कि 0.4 है, तो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है मोल्स अपॉन सम ऑफ अदर मोल्स, ऑल दी अदर कंपोनेंट्स। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, अमोनिया के मोल्स 2x है, N2 के a माइनस एक्स, H2 के 3a माइनस 3x और अमोनिया के 2x, उनको सब्स्टिट्यूट करा और मेरा यहाँ पर a और x के बीच का रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब जो पूछा है मुझसे, वो पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो मैंने उसमें a और x के टर्म से मोल्स डाल दिए और फिर ये जो रिलेशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया और उससे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करा ये? So here the answer will be in terms of A and X. हाँ, सो ना आपसे a पूछा जा रहा है ना आपसे x पूछा जा रहा है। ठीक है, सो यू रियली डिड नॉट नीड टू कैलकुलेट बोथ इंडिविजुअली। आपसे जो पूछा जा रहा था वो a अपॉन x की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो आपने निकाल ली वो a अपॉन x की वैल्यू।
नॉट a अपॉन x, मतलब a अपॉन x का रिलेशनशिप पूछा जा रहा था, तो वो आपका यहाँ पर फीचर हो जाएगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 में। Also, sir, can you go up for a minute? हाँ, Also, यहाँ पे मास ऑफ N2 और उसका मास ऑफ H2 का रेशियो दिया था ना, तो 28 A and 6 A, how did you get that? I didn't understand. मतलब did you get it? अज्यूम करा ना, मतलब I could have assumed 14A and 3A. Yes, sir, that's what I was confused about because I was thinking of taking 14A and 3A. बट फिर यहाँ पर मेरा फ्रैक्शन आता ना, तो आई वाज लाइक लेट्स अवॉइड द फ्रैक्शन। Okay. So we could have assumed it to be any multiple of 14. Yeah, that's what say method 2 is। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपकी लाइफ आसान करने के लिए मास का डेटा अज्यूम कर लिया 28 ग्राम्स और 6 ग्राम्स, ठीक है। तो आई थिंक अब आपके लिए और आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपने सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखी, फिर क्वेश्चन में बोला है कि 14:3 मास रेशियो है, तो हम लाइक एक 28 ग्राम है, एक 6 ग्राम्स है, ठीक है। ज़्यादा वेरिएबल के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ हार्ड डेटा दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन। तो मोल्स कितने हो गए, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, ठीक है। फिर इनका रिएक्टेड प्रोड्यूस लिख लिया, क्योंकि इनकम्प्लीट रिएक्शन है तो इसका x मोल्स कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है, तो इसका 3x और इसका 2x प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो भी एंड होगा उसमें हमारा ये 1 - x, 3 - 3x और 2x होगा, राइट। अब बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर जो ये इन द एंड है, यहाँ पर बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन इज 0.4, सो 2x अपॉन सम ऑफ ऑल द मोल्स इज 0.4, तो इससे x सॉल्व कर लिया, ठीक है। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अमोनिया के मोल्स आ गए, अमोनिया के मोल्स आ गए और बाकी सबके मोल्स आ गए, तो अमोनिया का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है। सो दिस लुक्स रिलेटिवली इजी, ठीक है। पिछले वाले में वेरिएबल लेके मतलब मैंने थोड़ा सा रोबस्टनेस दिखाई, बट दैट गिव्स अ परसेप्शन कि अरे बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, क्या a क्या x, कैसे सोचेंगे हम। आई थिंक दिस मेक्स यू थिंक कि अच्छा हाँ सिंपल ही तो है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ रहा है वाला? सर यहाँ पे x आने के बाद हमने बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला N2 के फॉर्मूला में। So how did you get the 1 - x? ये यहाँ से अच्छा, ये फॉर्मेट हाँ, स्टार्ट में अगर 1 मोल है और x कंज्यूम हुआ तो कितना बचेगा। ओके, ये देखो आप, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मेट आपने प्रैक्टिस नहीं करा है, इसीलिए ये डाउट्स ऐसे आ रहे हैं। ये फॉर्मेट को प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड, ये हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करेंगे इन क्वेश्चंस। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो अब हम लोग और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के पहले समझ लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को आपस में इंटर कन्वर्ट भी कैसे करा जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने अलग अलग से आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दी, बता दी, ठीक है। हाउएवर यू कैन आल्सो डू इंटर कन्वर्जन बिटवीन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म पूछा है और दूसरा आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो हाउ डज दैट वर्क? नाउ दैट इज एन एक्सरसाइज which requires thorough practice, ठीक है। It is really important to practice this because I don't want to use any rectified formulas। तो अब जब बुकलेट पढ़ोगे तो बुकलेट में ना आपको ऐसे फॉर्मूला भी मिल जाएगा,
ठीक है, बुकलेट में या फिर किसी बुक में कई बार आप देखोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि अच्छा मोलैरिटी दी है और मोलैलिटी पूछी है, ठीक है, तो ये रहा इनके बीच का फॉर्मूला। और कुछ ऐसे अगली लुकिंग फॉर्मूला होगा, कुछ सिंपल सा अच्छा सा दिखने वाला फॉर्मूला भी नहीं होता है, इट्स अ रियली बैड लुकिंग फॉर्मूला ओनली, ठीक है। तो I don't want you to ratify that formula. I want you to understand the approach of how we do this interconversion. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे बोला जा रहा है कि you know we have 1 molar aqueous solution of urea और उसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। यूरिया है, पानी में डाला है, सोल्यूशन बना दिया है और उसकी मोलालिटी दे दी है 1 मोलर, और मैं पूछ रहा हूँ उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। 2 मिनट आप सोचो, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कैसे करना है इसको। ट्राई करा आप लोगों ने? ठीक है, कैसे करेंगे अब यहाँ पे नोटिस करना। सो देर आर मल्टीपल वेज अगेन टू गेट द आंसर, ठीक है, मेनी वेज। टिपिकली मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ और जो तरीका मैं आपको एडवाइस करूंगा इज जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मोलालिटी। मोलालिटी का डिनोमिनेटर क्या होता है? What is the denominator of molality? Mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg. So we'll start by assuming let the mass of solvent be 1 kg या m kg, वेरिएबल भी ले सकते हो, ठीक है। You could have taken a variable also, ठीक है, बट स्टार्टिंग में वैल्यू लेते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन के मास, वॉल्यूम, इसके बारे में कोई हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट ही अज्यूम कर सकते हो। अच्छा, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है और मोलालिटी दिया हुआ है, तो अब मैं जो पूछा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पूछा जा रहा है उसका मैं, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछा जा रहा है? मोल फ्रैक्शन। तो उसका मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग निकालने की कोशिश करूंगा,
ठीक है, I'll keep my thought process simple कि मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है. मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो मैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग पहले दिमाग लगाऊंगा. तो न्यूमरेटर पे पहले दिमाग लगा लेते हैं. मोल्स ऑफ यूरिया. Do you think we have information to compute moles of urea from what is there we have and what Yes, sir. that we have assumed? Yes. Right? तो उसके हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कितना आ रहा है? सर 1 ही आएगा. Yes, sir, 1. Moles of urea 1 आ रहा है. Correct? अब डिनोमिनेटर के बारे में सोचने के लिए कुछ है आपके पास में? वन प्लस 1000/18. Right? So you analyze the data. आपको बोला जा रहा है मास ऑफ H2O 1 kg लिया है अपन ने, तो 1000/18 हो गया. हाँ, 1000/18 हो गया. करेक्ट. और अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इन आर फॉर्मूला. राइट. और ये अगर आप m लेते इंस्टेड ऑफ 1 kg तो भी वो m कैंसिल आउट हो जाता. ठीक है, यू वुड हैव बीन एबल टू गेट द मोल फ्रैक्शन. Sir, instead of taking the denominator as 1 kg, I took moles of urea as 1. Is it okay? सी हाँ, दूसरे तरीके से भी चलेगा. There are multiple ways in which you can do that. However, ये वाला समझ में आया आपको? Yes, sir. So, हाँ. Sir, so I had a question about another method. So I'm asking if we take the moles of urea as x/60, x being the mass of urea, and we know molality is 1, so the mass of water will be x/60. And then by x/60 upon 18, we can find x by, but I'm going somewhere wrong. It's coming a totally different answer. तो वो आप फिगर आउट करो कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ. So, but is the आंसर आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो. Different methods are there. I could have started by saying let the volume of solution be 1 liter and वहां से भी start कर सकता था. ठीक है, चलो बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं तुम्हारा एक्सप्लोर करता हूँ कहाँ पे गलत हुआ. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बाकी लोग ट्राई करो. डिटरमाइन, आपको मोलालिटी पूछा जा रहा है और मोलारिटी दे दिया है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ, अब तुम बताओ तुमने क्या करा. yes, so if we take the mass of urea as x, मास ऑफ यूरिया आपने अज्यूम कर लिया इक्वल टू x ग्राम्स. ठीक है, yes, फिर so the moles of urea will be x/60. ठीक है, And as molality is 1,
from that we can figure out that the mass of water will be equal to the moles of urea. So that will also be x by 60. x by 60 kg है ना? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि x by 60 upon 1000 grams. Yes, sir. So now we can find the moles of water. 1 by 18 into x by 60 into 1 by सॉरी 1 by 1000 नहीं, into 1000 करना चाहिए. kg तो ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो into 1000 ये ग्राम्स में आ गया. So we now have both the moles. So you now have both the moles. तो ठीक है, आपका आंसर आएगा ही सही. ये x by 60 upon x by 60 plus 1000 by 18 1000 by 18 into x by 60. तो ये x by 60 कट कर लो, ये सेम ही चीज तो बन गई. Yeah, okay, sir. Yeah, got it. Thank you. ठीक है. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अभी, जिसमें आपको मोलारिटी दे दी है और मैंने मोलालिटी पूछा है. ऑलराइट, ट्राई करा आप लोगों ने? नहीं हृदय, नोटिस करना मोलारिटी में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है और मोलालिटी में मास ऑफ सोल्यूशन नहीं आता, मास ऑफ सॉल्वेंट आता है. ठीक है, ओके. अदरवाइज उतना सिंपल होता तो फिर मैं बता ही देता ना कि वो फॉर्मूला यूज कर लो. थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे, आप नोटिस करना. ठीक है, कैसे करना पड़ेगा? सो विल स्टार्ट बाय सेइंग जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है? मोलारिटी. सो वी स्टार्ट बाय सेइंग कि उसका वॉल्यूम, उसका जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है मोलारिटी का डिनोमिनेटर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो मैं 1 लीटर अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, वेरिएबल भी अज्यूम कर सकता हूँ, वी लीटर भी मान सकता था. वी लीटर मानूंगा तब भी आंसर आएगा क्योंकि ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखोगे एंड में. ठीक है,
वैल्यू ले लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल लगे आपको, ठीक है। एंड क्या पूछा है हमसे, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग हैंडल करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर को हैंडल कर लेते हैं, राइट। सो इज देयर समथिंग दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस दैट कैन हेल्प अस विद द मोल्स ऑफ सोल्यूट? क्या क्या चीजें थी, एक तो मोलारिटी है और हमने वॉल्यूम अज्यूम कर लिया है 1 लीटर, तो इससे कितना आ रहा है मोल्स आपका? 1 मोल आ रहा है, ठीक है। मोलारिटी इज मोल्स ऑफ वन सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 1 गिवन है और ये 1 मैंने अज्यूम कर लिया, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरा 1 आ गया, तो मेरा न्यूमरेटर तो सॉर्टेड हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर क्या पूछा था, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए what is it that I can do? Is there something else in the question that I can use? Density, right? So volume of solution 1 liter है, density 1.2 ग्राम पर ml है, तो उससे मेरा क्या मिलेगा, मास आ जाएगा डायरेक्टली सॉल्वेंट का? नहीं आएगा ना, सॉल्यूशन का आएगा ना, सॉल्यूशन का मास आएगा ना, डेंसिटी सॉल्वेंट की थोड़ा दिए, डेंसिटी तो सॉल्यूशन की दी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना, ठीक है। इसलिए मैंने ये हाईलाइट करा हुआ है सब्सक्रिप्ट, ध्यान देना, यहाँ पे कई बच्चों ने केयरलेस मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। समझ में आया गार्गी? तुमने यही केयरलेस मिस्टेक करी है। अब आया मास ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मैं कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट के लिए क्या कुछ हेल्प है हमारे पास में? सर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज देयर, हमने 1 मोल ग्लूकोज बताया ना, तो 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो उसे समझ में आ गया कि सॉल्वेंट का मास जो है 1020 ग्राम है, यानी कि 1.02 kg। तो यस, करेक्ट आंसर निकाला पूर्वा आपने, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहले मतलब सबने, कुश ने, पूर्वा ने, हृदय ने, सबने यही गलती करी थी। आई थिंक अब आपको थोड़ा क्लैरिटी आई है। एंड ये जो इंटर कन्वर्जन है ना, इसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें थोड़ा प्रोफिशिएंट फील करोगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, और ये चैलेंजिंग है भी सही। इंटर कन्वर्जन कराना इज नॉट अ सिंपल फॉर्मूला लगा देना। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, लाइक देयर वर वेरी सिंपल क्वेश्चंस जिसमें बस फॉर्मूला लगाया और काम चल गया, ठीक है। इन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। वो करवाऊंगा मैं आप लोगों से, और प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोई रश नहीं है, ठीक है। अभी तक का पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है, ऑलराइट। सो आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो आप ट्राई करो, सैटरडे को अपन लोग उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, एंड मैं थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन टर्म्स के और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सर विल दिस चैप्टर बी कंप्लीटेड बाय सैटरडे? हाँ, मतलब कंप्लीट ही हो गया ये अपना, दिस सर इज तो ये फुल चैप्टर आएगा ना टॉपिक वाइज टेस्ट में? पूरा चैप्टर जितना अपन ने पढ़ा पूरा आ जाएगा। सर लास्ट वीक का भी कुछ डाउट डिस्कशन में एफबीएस और गेट इक्विप की जेईई मेंस बाकी था। हाँ, कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, ऑलराइट। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I wanted to ask something in 22nd July class. इन 22 जुलाई के नोट्स में, हाँ सर इसमें भी मैं नीचे डाल दूँ सर, एक में ना आपने डिनोमिनेटर 3 लिया था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था ना,
ऊपर वाली था ये वाला। हाँ ये वाला सर। यहाँ पे 3 मतलब सीधा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कैसे आया? मतलब मेरे को मास ऑफ 3 ऐड करके 3 आया, बट आपने डायरेक्टली 1 ग्राम कार्बन 2 ग्राम सल्फर, यानी कि वी स्टार्टेड विद 3 ग्राम मास। नाउ ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीट हो कि इनकम्प्लीट हो कि बीच में रहे, ये तो वही रहेगा ना। पर सर वो तो सर एलआर है ना, तो नहीं तो इसमें वो कॉन्सेप्ट ठीक है, कोई एलआर हो या कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मास तो कंजर्व रहेगा ना, मतलब ओवरऑल जितना हमने मास डाला फाइनली भी उतना ही मास रहेगा ना, उसको आप वैलिडेट भी कर लो ना। तो आप आज जो कि अगर आपको इस पे बिलीफ नहीं हो रहा है कि डायरेक्टली 3 कैसे लिख दिया, तो आप ऐसा हाँ सर ये तो कर मैंने किया था, कैलकुलेट 3 आ रहा था। हाँ। अच्छा, वो जो लास्ट सम था इस क्लास का, वो आपने बोला था कि मतलब उसका आपने बोला था कंबाइनिंग रिएक्शन ही बेस्ट मेथड है करने का, बट यू सेड नॉट टू डू इट, सो हाउ वुड वी डू इट बाय द फर्स्ट मेथड? नहीं ये उसमें वाला मतलब ये वाले क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट मेथड से जाओगे तो बहुत चैलेंज आ जाएगा, इट विल बी रियली डिफिकल्ट। ओके, जैसे जब भी रेशियो दिए हैं वो हमेशा कंबाइन कर। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो सब मैं बाद में बता दूंगा, उन सब में ज्यादा कुछ है नहीं, दैट जस्ट सम थियोरेटिकल पॉइंट्स। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? Sir, in the test we will have concentration terms and all also, na? हाँ हाँ सब आएगा। Okay. Thank ठीक, TWT पुराना वाला जो TWT था उसका डिस्कशन, उसका हाँ सर, वो जो 2 अभी हुआ था उसमें मोल कंसेप्ट आया था। हाँ हाँ उसका डिस्कशन का टाइम एक्चुअली मिल नहीं पा रहा है हमें, हमारी प्रायोरिटी पहले चैप्टर कंप्लीशन की चल रही है, ठीक है, बट फिर भी निकाल लेंगे एक बार, फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो क्विकली उसके भी डाउट्स क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ऑलराइट देन, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सैटरडे को अपन डाउट्स डिस्कस करते हैं। हाँ क्या कह रहे हो हर्ष? ऑर्बिटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऑर्बिट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो। ऑर्बिट में हम लोग मोशन डिफाइन करते हैं ना, तो इट इज बेसिकली एक ऑर्बिट में घूमने में कितना टाइम स्पेंड किया वो टाइम पीरियड निकालो, और 1 टाइम पीरियड विल बी दैट फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल में हम लोग
नहीं डिस्क्राइब कर रहे ना यहाँ पे मोशन। तो या तो वो ऑर्बिटल वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया है। इट इज लाइक अ रेगुलर फ्रीक्वेंसी ओनली 1 टाइम पीरियड। ठीक है। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो, ऑलराइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर। हाँ, कुछ कह रहे हो हर्ष? तुम अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लो ना, टाइप करने में इतना टाइम लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, व्हाई नॉट, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल करो, करना ही चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, चलो।